बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपना सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा एतराफ़ किया है। अब वो जो इमरान खान साहब का कन्फेशन है, जो एतराफ़ है जज हुमायूं दिलावर के सामने, वो इस केस में ख़ान साहब को कोई फ़ायदा देगा या ख़ान साहब को उसका नुकसान पहुँचेगा, और नुकसान अगर होगा तो किस हद तक होगा, और ये सारा मामला एतराफ़ का है क्या। और 342 के बयान में ख़ान साहब ने मजमूई तौर पे उनका मौक़िफ़ क्या रहा, और इसमें कतरी ख़त का क्या मामला है। अगर पनामा के केस में शरीफ ख़ानदान को कहा गया कि उसमें उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी, लंदन के फ्लैट्स की तो कतरी ख़त लेके आए थे, तो ख़ान साहब इस केस में क्या लेके आए हैं अपनी सफाई देने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। वो ख़ान साहब का कतरी ख़त नुमा सबूत क्या था, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पर जो आज अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आज जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि जवाद ख्वाजा साहब ये चाहते हैं कि इस केस में, यानी जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ उनकी दरख्वास्त है, या जो पूरी प्रोसीडिंग है, या इसमें जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का जारी होता है, उसमें जवाद ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि मुझे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ना लिखा जाए। तो जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब की बड़ी खिदमात हैं और वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इस केस इस दरख्वास्तों को जो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उसमें एक वजह उनका सुप्रीम कोर्ट का जज और साबिक चीफ जस्टिस भी होना है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो ए पोलिटिकल हैं। पहले उन्होंने ए पोलिटिकल कहा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ए पोलिटिकल का जो लफ्ज़ है वो जवाद ख्वाजा के लिए मुनासिब नहीं होगा, उन्हें नॉन पॉलिटिकल अगर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये बात उनके जवाद ख्वाजा साहब के वकील ने आज अदालत को की, और फिर चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए। इसके बाद मज़ार नकवी साहब ने कुछ सवालात पूछे अटॉर्नी जनरल साहब से, जो 102 अफराद ज़ेर हिरासत हैं उनके हवाले से। जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने कहा कि जो 102 अफराद मिलिट्री अथॉरिटी के कस्टडी में है, उनका इंतखाब कैसे हुआ, क्या सबके खिलाफ जो तस्वीरी या वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। नकवी साहब ने कहा कि मजमे से चंद लोगों का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सिर्फ वो लोग जो मिलिट्री तनसीबात के अंदर दाखिल हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। फिर नकवी साहब ने अगला सवाल ये पूछा कि फिर इस हवाले से आपके पास शवाहिद क्या हैं कि कौन से लोग मिलिट्री इमलाक या मिलिट्री तनसीबात के अंदर दाखिल हुए थे। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बड़ा, आप यूँ कह लें कि जवाब जिस तरह से दिया कि ये जो आप शवाहिद की बात कर रहे हैं, इस पर मुझे हदायत लेने दें, फिर मैं अदालत को आगाह कर सकता हूं। जो अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया है कि 102 लोगों के इंतखाब के हवाले से शवाहिद क्या हैं। फैसल सदीकी साहब जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं, उन्होंने, जैसा कि हमने पिछले वीलॉग में बताया, कल के वीलॉग में बताया, कि इस केस में फुल कोर्ट की दरख्वास्त अब एप्लीकेंट्स की तरफ से आई है। इससे पहले एतजाज़ अहसन साहब और खोसा साहब जाके चैम्बर में चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, और उन्होंने कहा था कि आप फुल कोर्ट बना दें। तो पहली समाअत पे जो हुआ फुल कोर्ट, जो चीफ जस्टिस साहब ने दस्तयाब जजेस के हवाले से बनाई थी, उसमें काजी साहब बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था, सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच से बैठने से इनकार कर दिया था, और उसकी उन्होंने एक जस्टिफिकेशन, एक लॉजिक भी पेश की थी। तो आज फैसल सदीकी साहब की तरफ से जो उनके क्लाइंट्स ने, यानी फैसल सदीकी साहब ने अपने क्लाइंट की तरफ से जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त दी, उस पर फैसल सदीकी साहब ने बड़े तवील दलाइल दिए, बड़े लंबे दलाइल दिए, माजी के अदालती फैसलों का हवाला दिया, फौजी अदालतों के हवाले से कितने रुकनी बेंच थे उसका हवाला दिया, और साथ में ये भी कहा फैसल सदीकी साहब ने कि मतलब उन्होंने लॉजिक और आर्गूमेंट अदालत के सामने रखे कि इस केस में अगर जो फैसला आएगा उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन करानी है तो फुल कोर्ट बनाना क्यों नागुज़ीर है, क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह भी देखा गया कि पूरी समाअत के दौरान जब फैसल सदीकी साहब दलाइल दे रहे थे तो जज साहबान ने इन्हमाक के साथ उनके दलाइल सुने, और कोई इतना बड़ा सवाल, कोई इतने बड़े रिमार्क जो है वो जज साहबान की जानिब से नहीं दिए गए। और फिर बाकी जो एप्लीकेंट्स थे उनके वकला को भी कहा गया कि क्या आप फुल कोर्ट की दरख्वास्त के हवाले से, फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। तो बाकी वकला ने भी दलाइल दिया। एतजाज़ अहसन साहब ने भी हमायत की फुल कोर्ट की, लेकिन इसको मशरूत किया कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बन जाती तब तक जो लोग मिलिट्री की कस्टडी में 102 अफराद, उनको जुडिशल कर दिया जाए। ऐसी बात सलमान अकरम राजा साहब ने की, वो भी एक एप्लीकेंट के वकील हैं। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने एक और भी बात की, जो
नामजद चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से थी, मिसकंडक्ट के हवाले से थी। एतजाज़ हसन ने कहा कि जो बेंच बना था उसमें 2 जजेस का मिसकंडक्ट था, ख़ास तौर पे उनका जो टारगेट थे एतजाज़ हसन साहब का वो काजी फायसा साहब थे कि उस रोज़ जो है बेंच के हवाले से मिसकंडक्ट हुआ जिसकी मुझे तश्कील हुई, जिसकी मुझे तकलीफ़ हुई। 2 जजेस ने बेंच को तस्लीम नहीं किया, मुझे इससे पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, इसकी बात कर रहे थे। जबकि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उस रोज़ जो काजी साहब उठ के खड़े हो गए वो उनका मिसकंडक्ट था, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए था, लेकिन हम इस हद तक नहीं जाना चाहते। यानी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की बात भी कर दी और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम इस हद तक जाना भी नहीं चाहते। लेकिन बाहर जब मतीउल्लाह जान साहब ने उनके साथ बात की, एतजाज़ हसन साहब से पूछा कि ये जो लतीफ़ खोसा साहब अदालत में बात करके आए हैं आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि मैं फुली लतीफ़ खोसा साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। तो एक ये बात हुई कि एतजाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो अदलिया की आज़ादी की फिर बात करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिन्होंने एक असूली स्टांस के ऊपर कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर लिया जाए, कानून को हुक्म इम्तना दे के रोका नहीं जा सकता, कानून का रास्ता बंद नहीं कर सकते, उस पर फैसला कर लें फिर फूड कोर्ट बना दें। लेकिन एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि नहीं, ये जो असूली स्टांस है इसके ऊपर जज साहबान के खिलाफ आप जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एतजाज़ हसन साहब का, लतीफ़ खोसा साहब का अपना मौक़िफ़ है। फिर नाज़रीन इमरान खान साहब के वकील आते हैं शोएब शाहीन साहब। इसी केस में इमरान खान भी फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि ये हुकूमती ख्वाहिश के ऊपर जो है फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अब ये हुकूमती ख्वाहिश पे नहीं, एप्लीकेंट की ख्वाहिश है कि इसमें फुल कोर्ट बना जाए। और फिर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आज़म खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी दिन उन्हें हिरासत में रखा गया, फिर उनका इकबाल जुर्म एतराफ़ी बयान सामने आ गया सेक्शन 164 का। और फिर उन्होंने कहा कि रेंजर वाले भी कहते हैं कि उनकी वर्दियों में मलबूस लोग जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, यानी इस किस्म के दलाइल दिए गए। फिर इसके बाद फुल कोर्ट के हवाले से जो फैसला था वो महफूज कर लिया गया। अब इसमें 2 खबरें आ गई कि पहले तो जब एक मरतबा फुल कोर्ट का फैसला हो चुका है और पहले ये फुल कोर्ट नहीं बना, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा, तो अब क्या इसे बंदयाल साहब का यूटर्न कहा जाए कि एक नई दरख्वास्त आती है उस पर आर्गूमेंट देने का मौका दिया गया, या नजरसानी कह लें बंदयाल साहब की पहले फैसले के ऊपर कि अब दोबारा से फुल कोर्ट के ऊपर दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया गया। हालांकि कल ये फैसला सुनाना है तो इस पर फैसला करना आज ही हो सकता था। बंदयाल साहब अगर चाहते तो उनके साथ मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से फैसला हो सकता था। लेकिन अगर इसमें मुशावरत के लिए वक्त लिया गया है तो देखते हैं फिर कल क्या फैसला फुल कोर्ट के हवाले से आता है। इसके अलावा नाज़रीन जो 14 साल बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ उसकी जो मुबैना मुल्ज़मा है सुमैया आसिम, उनकी आज इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने 7 अगस्त तक अबूरी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। 1 लाख के मचल के जमा करवाने का उनको कहा गया है। और जब वो अदालत में थी तो उनके साथ जो बात हुई तो सुमैया आसिम ने कहा कि मैंने बच्ची के ऊपर तशद्दुद नहीं किया, बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो बच्चों की तरह जो है इसके साथ बर्ताव किया था और मैं इस केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। और साथ में सुमैया आसिम साहबा ने यह भी कहा कि बच्ची की उम्र 14 साल नहीं बल्कि 17 साल है। इसके अलावा खान साहब जो ये 9 मई के वाक़यात हुए, इस हवाले से जो GIT बनी हुई है उस GIT ने खान साहब को चौथी मरतबा बुला लिया है और वो भी जुमे के रोज़। अब ये चौथी मरतबा GIT खान साहब को बुला रही है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, ख़ास तौर पे जो कोर कमांडर जिन्ना हाउस में हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया। तो एक मरतबा खान साहब GIT के सामने पेश हुए थे, लेकिन जो एक मरतबा पेश भी हुए थे उसमें भी खान साहब उंगलियां दिखा के आए थे, आंखें दिखा के आए थे GIT के अरकान को कि तुम सबको को मैं देख लूँगा, मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, मेरी हुकूमत आने वाली है, तुम सब नौकरियों से जाओगे। तो अब देखते हैं कि दूसरी मरतबा बुलाया है जुमे के रोज़, अभी जो 3-4 दिन के बाद जुमा आएगा, खान साहब जाते हैं और अगर जाते हैं तो क्या जो पिछली मरतबा हुआ जिस पर खान साहब के ख़िलाफ़ एक नई FIR का इंदराज भी हुआ, अब क्या होता है ये भी देखने के लायक होगा। इसके अलावा नाज़रीन PP 112 पंजाब असम्बली की सीट है फैसलाबाद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं बिलाल अशरफ बसरा साहब। इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े को जवाज़ बनाकर खैराबाद कह दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। फवाद चौधरी साहब पेश हुए, फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब पेश हुए और माफ़ी मांगी गई तहरीर इलेक्शन कमीशन से जो उनके बयानात थे जो फवाद चौधरी साहब ने दिए थे, लेकिन वो माफ़ी इलेक्शन कमीशन के बेंच ने मुस्तरद कर दी है और ये कहा गया कि ये माफ़ी आपकी गैर मशरूत होनी चाहिए, ये टेक्निकल आपने कंडीशंस के साथ माफ़ी मांगी है तो माफ़ी जो होती है वो गैर मशरूत होती है, तो तहरीरी तौर पे माफ़ी अगर आपने देनी है तो इसको अनकंडीशनल करें।
तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये टेक्निकल माफ़ी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसी माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, गैर मशरूत माफ़ी आप लाएंगे तो फिर इस मामले का जायज़ा लिया जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने के बाद जब बाहर आते हैं फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। अब ये जो मीडिया के साथ इनकी टॉक है फवाद चौधरी साहब की, वो भी बड़ी सुनने के लायक है, बल्कि हैरान कर देने वाली है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इतनी तलखियाँ होंगी तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ और इमरान खान को तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। ये आज रियलाइज़ हो रहा है फवाद चौधरी साहब को कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। इससे पहले तो खुद ही ये अपने फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की तर्जुमानी करते थे, पीटीआई की तर्जुमानी करते थे, खान साहब की हुकूमत की तर्जुमानी करते थे कि चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के साथ बैठ जाएंगे, जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों को, फौजियों को, जवानों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को मारा है, उनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन सियासी अपोनेंट के साथ नहीं बैठेंगे। यही फवाद चौधरी साहब कहा करते थे। लेकिन आज क्योंकि वक्त बदला है तो फवाद चौधरी साहब के ख्यालात भी बदल गए हैं। अब वो कहते हैं कि इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। ये तलखियाँ कम ना होंगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बातचीत की जो बात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, तो बातचीत के हवाले से एक और आज शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि भारत संजीदगी दिखाए और जो संजीदा मामलात हैं मेज़ पर बैठकर उनको भारत हल करने के लिए जो है वो तैयार हो, तो फिर भारत के साथ मशरूत गुफ्तगू हो सकती है। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। नाज़रीन, ये जो खान साहब का स्टेटमेंट है ये अदालत में रिकॉर्ड किया गया है, तहरीरी तौर पर भी शाम को या कल तक के स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। मुकम्मल जो खान साहब का बयान है लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे जब ये बयान जो है हमें मिलेगा, अपना जब ये मतलब टाइप किया हुआ। लेकिन खान साहब का जो अभी तक के जो मार्जिन रख के जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। खान साहब ने कहा कि ये बात झूठ है। अब ये सेक्शन 342 का कुछ हिस्सा पिछले व्लॉग में आपको बता चुके हैं, बाकी की जो कार्रवाई है आपके साथ, जिसमें दो बड़े अहम पॉइंट है। एक खान साहब का एतराफ़ है, दूसरा खान साहब का कतरी ख़तनुमा एक अब यूँ कह लें कि मनी ट्रेल है। खान साहब कहते हैं कि ये बात झूठ है कि 2020-2021 में असासाजात जमा कराने के हवाले से मालूम है मेरा कोई भी बयान जो कि इलेक्शन कमीशन में रिटर्न्स के हवाले से, गोशवारों के हवाले से जमा करवाया गया, 2018-19 का हो, 2019-20 का हो या 2020-21 का हो, किसी में खान साहब ने कहा कि मैंने गलत बयानी नहीं की। 2019 के तोशा खाने के तहफ़ का चलान मैंने जमा नहीं करवाया। 2018-19 में 58 मिलियन की रकम बैंक में जमा ना कराने की बात इलेक्शन कमीशन ने खुद से अखज़ की है। अब ये तो खुद से अखज़ करने वाली खान साहब बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने तो खान साहब की स्टेटमेंट से बात निकाली थी कि 58 मिलियन खान साहब के अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से अखज़ किया है, तो खान साहब की बैंक स्टेटमेंट से अखज़ किया है। खान साहब ने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर तहफ़ जो है वो नहीं बेचे, जो तोहफे थे, जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर गालिबन वसीम चीमा, उन्होंने ये तोहफे मार्केट में बेचे। यानी खान साहब इस तोहफे के फ़रोख्त के हवाले से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर रहे हैं और अपने जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उन पर यह ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो ये तोहफे जो मैंने तोशा खाने से रखे थे उन्होंने जाके मार्केट में उनको फ़रोख्त किए। तो मार्केट में जाके किसके बिहाफ पे फ़रोख्त किए? खान साहब के बिहाफ पे फ़रोख्त किए। वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने तो मार्केट में जाके तोहफे नहीं बेचने थे, क्योंकि अगर खान साहब खुद जाते तो लोगों को पता चलता यार यह कैसा वज़ीर आज़म है, तोशा खाने से तहफ़ लेके मार्केट में बेच रहा है, क्या इसके पास पैसे नहीं, या तोशा खाने से तहफ़ उठा के मार्केट में बेच के ये पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो खान साहब इसलिए नहीं गए थे। लेकिन जो ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब थे वो भी खान साहब के बिहाफ पे, खान साहब पे कहने के ऊपर खान साहब ने तोहफे दिए थे, वो बेचने के लिए गए थे। तो ये खान साहब का कतरी नुमा एक यूँ कह लें कि मनी ट्रेल खान साहब दे रहे थे। मेरे पास तो मनी ट्रेल नहीं कि तोहफे कैसे बेचे, मैं तो नहीं गया था। आप जो वसीम चीमा, ब्रिगेडियर वसीम चीमा है, उसने जाके बेचे थे, उसको सरकारी हैसियत में बुला के, गवाह की हैसियत में उसका बयान रिकॉर्ड करवा लें। ये खान साहब का कतरी ख़तनुमा मनी ट्रेल के ऊपर अपना बयान था कि मेरी ये मनी ट्रेल है, यानी ब्रिगेडियर वसीम चीमा मेरी मनी ट्रेल है, वो बताएंगे कि तोशा खाने के तहफ़ कब, कैसे और किस तरीके से बेचे गए। फिर खान साहब ने कहा कि तहफ़ ना ज़ाहिर करने का कोई सबूत नहीं, तहफ़ बेचने के बाद वसूल रकम असासा नहीं समझा जा सकता। जो तहफ़ बेचने के बाद जो रकम है, अब ये खान साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि तहफ़ बेचे हैं, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ ये है, यानी एतराफ़ ये है कि तहफ़ बेचे हैं, लेकिन मौक़िफ़ ये है कि वो जो पैसे तहफ़ बेचने से मिले हैं उसको आप एसेट नहीं कह सकते, उसको आप असासा नहीं कह सकते। खान साहब आपकी मंतक अगर मान ली जाए, ये तो आपको पैसे मिले ना, आपके पैसे आपके अकाउंट में आए, आपकी जेब में आए, आपके घर गए बनी गाला में, आपके पॉकेट में आए। मैं मिसालें पेश कर रहा हूँ, अकाउंट की ना करें, मतलब आपके पास पैसे आए, तोशा खाना के पैसे आपके पास आए जो आपने बेचे, तो वो आप कहते हैं असासा नहीं।
जो नवाज शरीफ के वो बच्चों के जो रिसीवेबल थे, जो कि पैसे लेने नहीं थे नवाज शरीफ ने, कंपनी ख़त्म हो चुकी थी, कंपनी का नामो निशान ख़त्म हो चुका था, वो पैसे फिर क्या नवाज शरीफ का एसेट थे? वो अगर नवाज शरीफ का एसेट थे जो कि खला में मोल्लक एक रकम थी, कंपनी भी खला में मौजूद नहीं थी, वो एसेट थे, तो खान साहब ये तो पैसे आपके पॉकेट में आए हुए थे, ये कैसे असासा नहीं हो सकते? तो ये खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि पैसे तो मेरे पास आए लेकिन वो असासा नहीं थे, तो इसलिए मैंने डिक्लेयर नहीं किए। आगे सुने खान साहब क्या कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि तहाइफ बेचने के बाद वसूल रकम असासा नहीं समझा जा सकता, 50% पे मैंने तहाइफ खरीदे थे। ये भी खान साहब की झूठी लॉजिक है, झूठी मंतक है। खान साहब ने 20% पे खरीदे थे, ये रिकॉर्ड मौजूद है, तोशाखाना का रिकॉर्ड मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया रिकॉर्ड मौजूद है, हाई कोर्ट में पेश किया गया रिकॉर्ड मौजूद है कि कहते तो 50% हैं, खान साहब ने खुद 20% दे के वो तहाइफ बांध से खरीदे। खान साहब ने कहा कि शिकायत कुनुंदा ने मेरे खिलाफ सियासी मुकदमा जो है वो साबित करने में नाकाम रहे, सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया, PDM मुझे इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है, गवाहों ने मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया। और फिर खान साहब कहते हैं कि मैं ज़िमनी 37 सिलेक्शन हुए जिसमें से मैंने 30 जीते, 75% वोटर जो है मेरे साथ हैं, मैं अपनी तरफ से गवाहों को पेश करना चाहता हूँ। समाअत में कुछ वक्फा किया गया, वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम गवाहों की फहरिस्त पेश करना चाहते हैं, आप हमें वक्त दे दें, 3 अगस्त तक समाअत को मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब की इस्तदा को रद्द कर दिया और कहा कि आपके पास तो गवाहों को पता होगा, आपको मालूम है कि आपने किसको बुलाना है अपने डिफेंस में, तो आप उनके नाम पेश कर दें। तो जो इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया गया और कल तक 9:30 बजे इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए खान साहब के गवाहान की फहरिस्त जो है वो तलब कर ली गई है। वैसे नाज़रीन, वाइब्स ये आ रही थी कि खान साहब इस केस में अपना कोई गवाह पेश नहीं करेंगे, क्योंकि फौजदारी केस में जब आप डिफेंस के गवाह पेश करते हैं तो मुकदमा दिफा साबित करना मुश्किल हो जाता है, वो कम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए अपने गवाह अपनी सफाई में पेश करना। लेकिन यहाँ पे जो गवाह लाए गए हैं इसका बज़ाहिर मकसद ये नज़र आ रहा है, वो ये है कि ट्रायल को लिंगर ऑन किया जाए, 5, 6, 10 गवाहों की फहरिस्त पेश करेंगे तो बात 5 अगस्त से आगे चली जाएगी और फिर 5 अगस्त के बाद दिलावर हुमायूं साहब की तो ड्यूटी नहीं है, तो फिर ये मामला सितंबर तक चला जाएगा, अगस्त में ये केस टेकअप नहीं होगा। बज़ाहिर तो ये हिकमत अमली, ये प्लान लगता है, लेकिन होगा क्या, होता क्या है, कितने गवाहों की फहरिस्त पेश की जाएगी, ये कल पता चलेगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।